हेलो एवरीवन, आई एम तंजीला। वेलकम टू एसएन एकेडमी। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पेपर 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज में हम कवर करेंगे कि हमें इनिशियली ओवरव्यू से देखेंगे कि कहाँ से हम अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं बाय नोइंग द बेसिक नॉलेज ऑफ पेपर 1। हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा पेपर है? एनटीए नेट का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करना है तो वी विल हैव टू हैव द सर्टिफिकेशन ऑफ नेट। अभी क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसका क्या ओवरव्यू है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और हम कैसे उसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। नेट का जो पेपर है वो एनटीए के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अब नेट का पेपर जो होता है, हमने ये देखा है कि हमेशा 2 पेपर का कंप्राइज करता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यूजीसी का पेपर जो है 2 पेपर्स में डिवाइडेड है। पहला पेपर जो कि कॉमन फॉर ऑल होता है, सेकेंड पेपर जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है या मास्टर्स है। नेट को पेपर को कौन कौन दे सकता है? पहला जो कि मास्टर्स डिग्री होल्ड कर रहा होता है, उसके पास मिनिमम 55% होना जरूरी है विद 5% रिलैक्सेशन हमारे पास अवेलेबल है बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। एज पर न्यू नॉर्म्स अगर हम देखें तो जो 4 इयर्स यूजी डिग्री कर रहे हैं, ये एक नई चीज आई है हमारे एक नोटिफिकेशन में कि जो लोग 4 इयर्स यूजी डिग्री कर रहे हैं वो भी एप्लीकेबल हैं इस पेपर में बैठने के लिए। कैसे? जिनके पास 75% ऑफ एग्रीगेट स्कोर हो। यहाँ पे ये जो हम लोग स्कोरिंग की बात कर रहे हैं, इस स्कोर को बिल्कुल भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। एज इट इज जैसा परसेंटेज है हम उसको वैसे ही लेते हैं। ये तो है हमारी क्वालिफिकेशन की बात। अब एज लिमिट क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि नेट के पेपर में कोई एज लिमिट नहीं है। चाहे आप मास्टर्स डिग्री होल्ड कर रहे हो या आप यूजी डिग्री के फाइनल ईयर में हो या फिर आप 40 साल के हो या मोर देन दैट, आप इस पेपर पे अपीयर कर सकते हो। अब लिमिटेशन एज लिमिट की कहाँ आती है? जो लोग जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब भी हम देखते हैं नेट जेआरएफ लिखा होता है तो जेआरएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेट के पेपर में, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब नेट का पेपर का स्कोप क्या है? ये पेपर हमारे लिए क्या क्या है? ये पेपर है क्या? ये पेपर एक हमारे लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये हमारे लिए एक एलिजिबिलिटी के तौर पे काम करता है। कैसे? अगर आप नेट का पेपर क्लियर करते हो तो आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप बैठ सकते हो आगे चल के। सिर्फ यही एक चीज नहीं होती है नेट के पेपर के थ्रू। दूसरा चीज आप देख सकते हो कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप पीडीएफ कर सकते हो। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि स्कॉलरशिप होल्डर्स जैसे जेआरएफ हो गया, नेट का स्कोप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हायर एजुकेशन में जा सकते हो, रिसर्च बेस्ड फैसिलिटीज में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ बहुत सारी ऐसी नई फेलोशिप सरकार की तरफ से आई हैं जो कि आप एलिजिबल तब होते हो जब आप नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आप पीएसयूज में भी डायरेक्ट आपके लिए एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। इसमें जैसे ये 3 चीजें तो जनरली हम सबको ही पता होती हैं कि अगर आप नेट का पेपर क्लियर कर रहे हैं तो आप जो टॉप 6% होते हैं वो नेट क्लियरर कहलाते हैं, और जो नेट में भी जो टॉप 6 होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अलावा आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जहां पे भी वैकेंसी आ रही है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। अब हम ये नई चीज की बात करते हैं कि फेलोशिप। अब फेलोशिप कौन कौन सी है? जैसे सरकार एक एनएफएससी लेके आई है, एनएफओबीसी लेके आई है, एनएसपीडब्ल्यूडी लेके आई है। अब ये क्या है? ये फेलोशिप वो हैं जो लोग रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं और उन्होंने अपना पेपर नेट क्लियर कर रखा है, बट लेकिन उनका स्कोर इतना नहीं था कि उनका जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इन सारी फेलोशिप के लिए। ये बहुत एक अच्छा तरीका है जहाँ पे जो बच्चे अपने आप को देख रहे हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाए हैं जेआरएफ, उनके लिए ये वाला ऑप्शंस हमेशा खुला हुआ है। फिर हम बात करते हैं पीएसयूज की। बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं कि हमें इस पेपर के थ्रू, हम इस पेपर को जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं उसके स्कोरिंग के हिसाब से हम डायरेक्ट उनको पीएसयूज में ले रहे हैं। ये वाले पे हम लोग मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में इस चीजों को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज आप सबको मालूम होनी चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पेपर 1 में आता क्या क्या है। पेपर 1 हमें पता है, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बार अपनी स्किल्स को, अपनी चीजों को ब्रश अप करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि हालांकि हम देख रहे हैं कि नेट का पेपर बहुत चर्चे में है, कभी वो पोस्टपोन हो गया है या अभी हम देखें तो नेक्स्ट मंथ लाइंड अप है हमारा पेपर। तो क्या हम देख रहे हैं उसमें कि मोड हमारा चेंज हो गया है।
स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल बेसिस पे जब हम लोग का नेट का पेपर था वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे आता था, जैसे कि आपका सब्जेक्टिव पेपर आता था, उसके बेसिस पे आपका नेट क्लियर होता था। विद टाइम ये हमारा चेंज कैसे हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में चेंज हो गया, एमसीक्यूज आने लगे। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था कि हमारा पेपर पेन एंड पेपर पे शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। अभी हम क्या देखें कि जो नया नोटिफिकेशन आया है हमारा, उसके बेस पे क्या है, हमारा सीबीटी के थ्रू हमारा पेपर कंडक्ट होगा। अब सीबीटी क्या है, जैसे ये सारी चीजें बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, कई बार हम लोग इनको बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसे सीबीटी हो गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो हमारी एक कंप्यूटर एक्सेसिंग स्किल्स भी हमारी इसके तौर पे डेवलप हो रही हैं। मीडियम की हम बात करें अगर, तो 2 मीडियम में हमारे ये पेपर्स अवेलेबल हैं, जो कि आप जब पेपर देने बैठते हो तो आपसे मीडियम पूछा जाता है कि आप कौन से मीडियम में अपना पेपर को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, एक इंग्लिश या हिंदी। ये एक है कि अगर आप स्टार्टिंग में जो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा एग्जाम में। ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 3 आवर्स लगातार पेपर है विदाउट गैप, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक साथ चलेगा पेपर। टाइप तो हम जानते ही हैं कि एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चंस हम देखें अगर पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका एक क्वेश्चन का अकाउंट करता है वो 2 नंबर को। उससे हमने क्या देखा कि इन टोटल हमारा पेपर 1 होल्ड्स द वैकेंसी ऑफ 100 नंबर्स। एंड द बेस्ट पार्ट अगर हम देखें तो अभी मार्किंग स्कीम हम देख रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इसको पॉजिटिविटी में लेंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शन है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि हम कैसे मैक्सिमम स्कोर हम पेपर 1 में ही कर लें कि हमारा ओवरऑल जो नंबर आएगा उससे हम क्या करें, नंबर ऐसे हमें मिल जाए कि जिससे हमारा स्कोर ज्यादा हो जाए और हमारे चांसेस हाई हो जाए कि हम नेट क्लियर कर लेंगे। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से पहले आता है कि पेपर 1 इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। पेपर 1 का अगर भी हम जब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें कवर हो रहे हैं टॉपिक्स, उसके थ्रू ये एजेंसी हमें ये टेस्ट कर रही है कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं, क्या क्या आप अपने में नर्चर कर रहे हैं कि आप बीइंग अ टीचर आप वो चीज़ अपने सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाओगे। बेसिक जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही लिमिटेड है, ये स्कोप लिमिटेड नहीं है, दिस इज ओपन फॉर ओपन एंडेड टाइप कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ हम लोग कवर नहीं कर रहे होंगे, जो कि आपका एप्टीट्यूड वो चेक कर रहे होंगे। पहला, क्योंकि ये टीचिंग हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो फोर मोस्ट अगर हम देखें तो टीचिंग से रिलेटेड है कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, टीचिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं। आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जिसमें आप ये देखोगे कि कैसे कैसे आपकी स्किल्स यूटिलाइज करके वो आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, रिसर्च। जब भी हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं हम हमेशा फैक्ट चेकिंग पे आ जाते हैं, और ये फैक्ट चेकिंग किस चीज़ के थ्रू चेक होती है या फिर नई चीज़ें कैसे बिल्ड होती हैं, थ्रू रिसर्च, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। तीसरा हो गया कॉग्निटिव एबिलिटीज कि आप हाउ स्विफ्टली यू आर डीलिंग विथ थिंग्स, हाउ प्रॉम्प्ट यू आर इन योर आंसर्स एंड हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स इन द नॉर्मल डे टू डे लाइफ। उसके थ्रू क्या होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज को वो चेक करेंगे थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस। फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब आप किसी एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या इनिशियल में आप चीज़ें देख रहे हो या कैसे कर रहे हो, वो आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू वो चेक करते हैं। फिर आता है अवेयरनेस। ये अवेयरनेस कहीं लिमिटेड नहीं है, ये अवेयरनेस आपके हर फील्ड की हो सकती है, सिर्फ ये एजुकेशन लिमिटेड नहीं है। ये चेक करते हैं कि आपका गवर्नमेंट के थ्रू आपका क्या अवेयरनेस है, सोशल प्रॉब्लम्स के थ्रू आपका क्या अवेयरनेस है, या नॉलेज बेस या कंप्यूटर बेस, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कैसे कवर कर रहे हो, ये आपका हम वो लोग अवेयरनेस के थ्रू आपके अवेयरनेस लेवल के थ्रू चेक करते हैं। ये है हमारा डिटेल्ड यूनिट जो कि पेपर 1 में कवर की जाती हैं। पहले तो सबसे पहले 10 यूनिट्स हैं जो कि ये लोग कवर करते हैं। अब 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट का प्रिस्क्राइब्ड नंबर्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। हर यूनिट से लगभग, और हर साल अगर हम देखें जब भी आप एक पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर साल यही पैटर्न रहा है। पहले यूनिट से 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि होल्ड करेंगे 10 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमारे सब टॉपिक्स होंगे जो कि हम कवर करेंगे। फिर आता है हमारा रिसर्च, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशंस, फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं वो आपका कई
कम्युनिकेशन एक आपका एक बहुत ही सिस्टमैटिक पार्ट होता है कि वो कैसे डील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन को हम पढ़ते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि हम अपने थ्योरीज और मॉडल के थ्रू लेकर के आते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। फिर आता है रीजनिंग, जो कि हम ऑलरेडी हम इससे पहले बात कर चुके हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आता है आपका अवेयरनेस लेवल चेक करने का तरीका। वो किस थ्रू पे करते हैं? वो आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड गवर्नेंस सिस्टम। अब ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे कि हर एक टॉपिक में क्या सब टॉपिक है और उसमें से कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ को हम लोग फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा नंबर ग्रैब कर पाएं। अब जैसे हम डीआई देखते हैं या लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, ये ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपके स्कोरिंग के चांसेस हाई भी हो सकते हैं और लो भी जाते हैं। अगर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर फेचिंग फुल नंबर, बट अगर आपका कहीं ना कहीं उसमें गैप रह गया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप नंबर लूज कर दोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसको अगर आप पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर आप ये वाले पार्ट्स को कर सकते हो। कम्युनिकेशन हो गया, ये अगर आपने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस वाले पार्ट में पूरे नंबर ग्रैब कर लोगे। अब कॉम्प्रिहेंशन का क्या होता है? जब भी जिनकी भी आदत कंप्यूटर बेस पे नहीं है उनको इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जैसे अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, 1 डेढ़ महीने का स्लॉट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि हमें पेपर के टाइम वो एंजाइटी फील ना हो कि अरे ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये 3 ऐसे हैं कि अगर आपका नॉलेज अवेयरनेस अच्छा है आप तभी इसमें स्कोर कर पाओगे। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड या अपना डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग लगा करके यहाँ पे चीज़ों को, आंसर्स को डिफॉल्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेट को क्रैक करने का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है या नॉर्मल हमारी अप्रोच क्या हो सकती है? जैसे मैं हूँ, अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट में अगर आपको बताऊं तो मेरा अप्रोच ये था कि मैं पेपर 1 में जितना मैक्सिमम मैं स्कोर कर सकती हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि पेपर 2 आपको आपकी स्ट्रेंथ पे जाएगा, आपके सब्जेक्ट पे जाएगा। पेपर 1 आपका कॉमन है, उस पर आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे वो आपको उतना स्कोर करेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट आगे चल करके ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। विद इन नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें लेकर के आएंगे जिससे हम लोग ये वाले सारे टॉपिक्स जितना पेपर 1 है हम कितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं फॉर द पेपर। अभी इस टाइम के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मिल करके साथ में इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, सो दैट वी आर ऑन द टॉप इन क्लियरिंग नेट पेपर।